हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर चैप्टर 1 चैप्टर 2 के हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉप 20 आज कराने जा रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3। तो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आगे भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे 2024-25 के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024-25 के लिए। तो आपको ध्यान लगा के शुरू से लेके लास्ट तक ये वीडियो देखते रहना है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे 100% श्योरिटी है, इसलिए ध्यान लगा के देखना ज़रूरी है आपका। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम ए मेटल विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो हीट का होता है वो होता है सिल्वर। तो सिल्वर लिख देना आपको। एंड नेम ए मेटल विच हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये होता है गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि हथेली में रख के भी ये मेल्ट हो जाता है। अगला है सी पार्ट, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। सिल्वर एंड गोल्ड, हालांकि आपको एक लिखना है इनमें से, तो आप गोल्ड लिख सकते हो या सिल्वर, दोनों में से। इज मोस्ट डक्टाइल। तो मोस्ट डक्टाइल का मतलब होता है जिसकी हम थिन वायर बना सकते हैं और काफ़ी लंबी वायर बना सकते हैं। इसकी थिन वायर में हम इसको ढाल सकते हैं, मोल्ड अप कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है? वो है गोल्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे बोलते हैं जिसमें दोनों करैक्टर पाए जाते हैं, बेसिक और एसिडिक। तो आपको लिख देना है दोज ऑक्साइड्स हैव बेसिक एंड एसिडिक करैक्टर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दूसरा है पार्ट क्वेश्चन का, चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। तीन में क्या है? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन विद बैलेंसिंग। तो एल्यूमिनियम है, फर्स्ट पार्ट में क्या है? एल्यूमिनियम HCl। अब यह क्या है? एल्यूमिनियम और क्लोराइड मिलके क्या बनाएंगे? क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे? AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बैलेंस कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो क्लोरीन के यहाँ पे 3 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। तो ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा 3, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6 इधर, क्लोरीन के हो गए तो इधर 2 रख लेते हैं और इधर 2 रख लेते हैं। तो बैलेंस करके कितना हो गया? एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2, क्लोरीन के 6 हो गया और हाइड्रोजन के 6 हो गया। तो बैलेंस होगी केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड। तो मैग्नीशियम और ये नाइट्रेट मिलके क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम की बैलेंस 2 होती है, तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी।
बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 6, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो अभी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6, ये बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। तो यहाँ पर टेबल बनानी है आपको। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं मेटल एक कॉलम में, यहाँ लिख देते हैं कोल्ड वाटर, यहाँ लिखते हैं हॉट वाटर। मेटल में क्या है, ए में है सोडियम, तो सोडियम क्या कर देता है, कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिएक्ट्स इन कोल्ड वाटर। और हॉट वाटर में भी करता है रिएक्ट, तो यहाँ पे ऑल्सो रिएक्ट्स इन हॉट वाटर। बी वाले में लिख देते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट करता है, तो लिख देंगे रिएक्ट्स इन कोल्ड वाटर एंड ऑल्सो रिएक्ट्स इन हॉट वाटर। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट इन कोल्ड वाटर, यहाँ लिखते हैं डज नॉट रिएक्ट, कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता मैग्नीशियम, रिएक्ट्स इन हॉट वाटर ओनली। हॉट वाटर ओनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन मोस्ट ऑफ मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया सपोज करो जिंक कोई मेटल है, जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, तो क्या बनेगा, थ्योरेटिकली बनना चाहिए जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बनना चाहिए थ्योरेटिकली, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, लेकिन ये थ्योरेटिकली है। थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जो HNO3 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो रिएक्शन होती है वो ऐसी होती है, Zn+HNO3 जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ से जो ऑक्सीजन का एटम है नाइट्रेट में, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर। कारण क्या है, दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस प्रकार से इसको बैलेंस करना आपको, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के 2 करने के लिए कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। तो आपको ये दिखा देना है। सेकेंड पार्ट, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो है क्या है, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। रीजन क्या है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद
acid and base and forms salt and water. क्योंकि जिंक ऑक्साइड बेस और एसिड दोनों के साथ मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. सो इट बिहेव्स लाइक ए एसिड एज वेल एज बेस. सो इट इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. थर्ड पार्ट में क्या करना आपको, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं, रीजन देना आपको. सिंस मेटल्स हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्योंकि मेटल्स, मान लिया सपोज करो मेटल का पीस है ये, तो मेटल्स में जो है होता क्या है, जितने भी एटम्स हैं इसमें, तो यहां पर से मेटल्स में जो होते हैं, मेटल का जो पार्टिकल सिस्टम है इसके अंदर, वो ये होता है कि एटम जो होते हैं यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, दूसरे एटम के इम्पैक्ट में आके इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं. तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का सी बन जाता है. तो यहाँ पर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि एटम से ये फ्री हो रखे हैं तो क्या बन जाते हैं, आयंस बनता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसकी वजह से बाउंड होते हैं एटम्स यहाँ पे मेटल्स के अंदर. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनकी वजह से जो है क्या होता है, करंट फ्लो होता है मेटल्स में. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. तो इसका आंसर होगा, कैल्शियम फ्लोट क्यों होता है, तो ए पार्ट का आंसर है कैल्शियम. मान लिया सपोज करो ये कैल्शियम किसी कंटेनर में, ये वाटर है और कैल्शियम का कोई पीस इसमें यहाँ पे रखा गया है. तो ये फ्लोट क्यों होता है, कारण क्या है, कारण क्या है कि कैल्शियम और वाटर दोनों के बीच में रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस. तो बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं, ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन. तो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है, तो इसके जो है बबल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो बबल्स जो है, बबल्स स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम पीस. तो यहाँ पर इसकी वजह से ये लेस डेंसियर हो जाता है, इट बिकम्स लेस डेंसियर. लेस डेंसियर होने की वजह से क्या होता है, ये फ्लोट होने लगता है. तो चारों तरफ ये जो पीस है इसके बबल्स बनने लगते हैं. तो बबल्स की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये फ्लोट होने लगता है. तो इसका रीजन ये है. बी है, नेम 2 मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. तो कौन से 2 मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एक तो क्या है सिल्वर और दूसरा है गोल्ड. ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. अगला क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ सम जिंक पीसेस आर प्लेस्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो यहां पर है आंसर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा सम जिंक पीसेस आर प्लेस्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो कोई ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें जिंक के पीस हमने डाले.
तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लू कलर का होता है, तो ये क्या हो जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है इनके बीच, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है, अब ये ब्लू कलर है। तो केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है कि जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, ZnSO4, और यहाँ कॉपर फ्री हो जाएगा। तो रेडिश ब्राउन का कलर जो है सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ कॉपर जो क्या होता है रेडिश ब्राउन, और जिंक सल्फेट ये सॉल्यूशन में आ जाएगा कॉपर को सब डिस्प्लेस करके, और ये कलरलेस हो जाएगा, यानी ये फेड हो जाएगा कलर ब्लू, और ये बन जाएगा कलरलेस। सेकेंड पार्ट, सम कॉपर पीसेस आर प्लेस्ड इन ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब की बार क्या कह रहा, कॉपर ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन FeSO4 का सॉल्यूशन है। यहाँ पर सब AQ लिख देना आपको, एक्वस। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर को कॉपर क्या करेगा, कॉपर यहाँ पे इस पे आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है इट इज लेस देन रिएक्टिविटी ऑफ आयरन, इसलिए कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। थर्ड पार्ट, आयरन नेल इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर सम टाइम। तो आयरन नेल को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा फेरस सल्फेट FeSO4। तो ये होता है ब्लू कलर। अभी ब्लू कलर से ना होके क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, और यहाँ पे कॉपर सेपरेट हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एल्यूमिनियम इज ए रिएक्टिव मेटल बट इज स्टिल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स। तो इसका आंसर होगा ए पार्ट का। एल्यूमिनियम क्या होता है, रिएक्टिव होता है, लेकिन क्या है फिर भी इसको पैकेजिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण क्या है कि एल्यूमिनियम एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है अपने सरफेस में। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। अगर इसको बैलेंस करें तो क्या बन जाएगा, Al2O3। तो यहाँ रख देते हैं हम 3 और यहाँ रख देते हैं 2, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव लेयर, ये क्या है प्रोटेक्टिव लेयर, ये बन जाती है एल्यूमिनियम के सरफेस पे। प्रोटेक्टिव लेयर बनने की वजह से क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स फर्दर, इट प्रिवेंट्स एल्यूमिनियम फ्रॉम द कोरोजन। तो कोरोजन से ये लेयर प्रोटेक्ट करती है, और जिसकी वजह से फूड खराब नहीं होता और फूड के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता। तो आपको इतना सा रीजन देना है इसमें। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल होती है और क्या होती है, इम्परवियस,
या इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल। तो इसके अंदर मतलब कि जो मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है और फूड दोनों के बीच में क्या होता है, मतलब दोनों के बीच में क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होने देता फूड पे, ये लेयर का काम ये होता है। अब है बी पार्ट, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। तो ये पहले करा चुके हैं। तो कारण क्या है, मान लिया वाटर है, यहाँ पे एक कैल्शियम का पीस है, तो कैल्शियम और वाटर के बीच में क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पर बनता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो कैल्शियम का जो पीस होता है उसके सरफेस में ये हाइड्रोजन के बबल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो पीस होगा तो वो क्या होता है, वो लेस डेंसियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोट होने लगते हैं। तो हाइड्रोजन क्योंकि लाइट गैस होती है तो इसके सरफेस में सारे बबल्स आ जाते हैं हाइड्रोजन के, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लेस डेंसियर होता है और इस प्रकार से फ्लोट होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या बनेगा, AlCl3 और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl3 और यहाँ पर H2O है, तो क्लोरीन के 3 एटम हैं, तो ऐसा करते हैं यहाँ को 6 रख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 3 रख लेते हैं, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3, तो ये बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की, अब क्लोरीन के हो गया 6, तो बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। K2O प्लस H2O क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी बैलेंस कर लेते हैं, KOH, तो पोटेशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 2 हैं और K, तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं, तो क्या हो गया, K2, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हो गए, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन के 2। अब है Fe प्लस H2O, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बैलेंस कर लेते हैं, आयरन के 3 है, ऑक्सीजन के 4, तो ऑक्सीजन के 4 है, 4 करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं ऑक्सीजन के 4, तो 4H2O हो गया और यहाँ पे आयरन के 3 रख लेते हैं। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ 4 रख लेते हैं। अब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन के 4 इधर हो गए, आयरन के 3, हाइड्रोजन के 8, तो बैलेंस हो गई। अब बी पार्ट, एन एलिमेंट X displaces iron from the aqueous solution of iron sulfate. List your observations if the element X is treated with the aqueous solution of copper sulfate, zinc sulfate and silver nitrate. Based on the above observations, arrange X, Zn, Cu and Ag in increasing order of their reactivities. तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि कोई एलिमेंट X है जो आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन दिखा देते हैं।
एक्स जो एलिमेंट है आयरन सल्फेट यानी FeSO4 में ये क्या कर देता है, आयरन को डिस्प्लेस कर लेता है, आयरन फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर से इस बात का मतलब ये है कि X की रिएक्टिविटी जो है आयरन से ज़्यादा है। और इसी प्रकार यहाँ पर ये बता रहा है कॉपर सल्फेट यानी एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट अगर X को ट्रीट किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, आयरन से भी कम होती है, इसलिए X जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर जो है ये कॉपर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा X। तो यहाँ पर यह है कि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है, कम होगी। यहाँ से ये कंक्लूजन मतलब कि ये तो होता ही है। और X की रिएक्टिविटी से दोनों की कम होती है। अब ये क्या बता रहा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट में क्या होगा, जिंक सल्फेट क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो आयरन की रिएक्टिविटी मतलब आयरन की रिएक्टिविटी से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर ये जो X एलिमेंट है इसका देखते हैं, दो केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि X की रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा है, ये हो सकता है। तो ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वहां से ये डिस्प्लेस कर देगा जिंक को। और सिल्वर नाइट्रेट बता रहा है ये, तो सिल्वर नाइट्रेट को क्या करेगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्टिविटी क्या होती है, कॉपर से भी कम होती है, इसलिए X जो है सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होगा एक्वस, उससे इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब इस बेस पे आपको क्या बतानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे जिंक का जो है, अगर दूसरा केस होगा, दूसरे केस में क्या है कि जिंक का, अगर जिंक की रिएक्टिविटी X से ज़्यादा है, फिर क्या होगा, जिंक की रिएक्टिविटी अगर X से ज़्यादा होगी तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये केस हो सकता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी निकालना है आपको। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी दिख रही है, कॉपर की, मतलब ये लिख देना आपको, कॉपर की रिएक्टिविटी सबसे कम है, उसके बाद आयरन की, और उसके बाद यहाँ पर या तो XR लिख देना आपको, और लेस देन जिंक, या फिर ये हो सकता है
कॉपर की रिएक्टिविटी लेस देन आयरन की रिएक्टिविटी और लेस देन जिंक की रिएक्टिविटी और लेस देन एक्स। तो दो केस लिख देने आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए मेटल एक्स कंबाइंस विद नॉन मेटल वाई बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए कंपाउंड जेड। तो इसका आंसर होगा कि एक्स कंबाइन करके वाई के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, एक जेड कंपाउंड बनाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड जेड। तो कंपाउंड जेड कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक कंपाउंड बनते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा बीच में। सेकेंड बता रहा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जेड। अब जब ये आयनिक कंपाउंड पता लग गया तो क्या होता है, इसका हाई होता है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। तीसरा है, विल दिस कंपाउंड डिजोल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल। अब कैरोसिन और पेट्रोल किस में आते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, तो इनमें ये डिजोल्व नहीं होगा, डज नॉट डिजोल्व। और रीजन क्या देना है आपको, दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वाटर में क्या बन जाते हैं, H और OH आयन होता है, तो इसलिए जो है आयनिक कंपाउंड उसमें तो डिजोल्व हो जाते हैं। कैरोसिन और पेट्रोल में नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। फोर्थ है, विल दिस कंपाउंड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंपाउंड क्या होता है, फोर्थ का आंसर लिखना आपको कि आयनिक कंपाउंड जो होता है, यानी जेड क्या होगा, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ये लिख देना, सॉलिड स्टेट में तो नहीं होता, लेकिन लिक्विड एंड मोल्टन स्टेट में क्या होता है, लिक्विड एंड मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेज, इसमें इसलिए हो पाता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। लिक्विड और मोल्टन स्टेज में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, आयन मूव होने लगते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है लिक्विड एंड मोल्टन स्टेज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में कैसे ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर ये होगा इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें बताना है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 282। और क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का होता है 17। तो क्या होगा इसका 2, 8 और 7। मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा अपने, और बना देगा आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और यही 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 2 एटम इसको क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो क्लोरीन का एक एटम तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, क्लोरीन आयन। और दूसरा एटम भी क्या होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा और बना देगा क्लोरीन आयन। तो इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2Cl
अब क्या होगा, दोनों आयंस जो हैं स्टक टुगेदर हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। स्टक टुगेदर होने के बाद क्या होगा, स्टक टुगेदर का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों आयन अट्रैक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बताना आपको, यहाँ पर क्वेश्चन है एंड आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो आइडेंटिफाई क्या करना है, आयंस कौन कौन से होंगे, मैग्नीशियम आयंस एंड क्लोरीन आयन यानी क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड, ये आपको लिख देना है। सेकेंड पार्ट में क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स गिव रीजंस। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, अब जो आयनिक बॉन्ड होता है आयनिक कंपाउंड्स में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। खाली आपको यही लिखना है कि आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रांग। दैट्स वाई इनको मतलब कि ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। थर्ड में क्या है, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। तो आपको एक डायग्राम दे देना है ऐसा, यहाँ पर क्या है, एक ट्यूब ले रखी है जो हॉरिजॉन्टल ऐसे करके स्टैंड पे लगी हुई है, और इसमें अंदर ट्यूब में ग्लास वूल जो कि जिसको सोक किया गया है वाटर में। ग्लास वूल क्या होता है बच्चों, ये जो फाइबर्स होता है, ग्लास को मेल्ट करके फाइबर्स बनाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसको फाइबर ग्लास जो बनते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको मैन्युफैक्चर करने में, और ये हीट का बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता, इसलिए इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसको इस्तेमाल करते हैं खिड़कियों में फाइबर ग्लास के फॉर्म में। तो ये जो इसमें जो कैपेबिलिटी होती है वाटर को सोक कर सकता है, तो ये ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर से हीट करी और यहाँ पर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी इसमें ग्लास वूल में, यहाँ पर से ये वेपराइज्ड होगी, वेपराइज्ड होकर ये जो मेटल का सैंपल रखा हुआ है यहाँ पे इसमें एक्सपोज्ड होंगी और मेटल और वाटर के बीच में रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी यहाँ। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल के कहाँ, एक ट्यूब लगी हुई है कॉर्क के द्वारा और दूसरे कंटेनर में ये रखा है, इन्वर्टेड ट्यूब रखी हुई है, टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पर ये हमें पता क्या चलेगा, बबल्स बनने लगेंगे और ऊपर से पहले ये भरी हुई थी, ये जो टेस्ट ट्यूब है पहले वाटर से भरी हुई थी और ये वाटर ऊपर से डिस्प्लेस होके नीचे की तरफ खिसकने लगेगा, तो समझ लो कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, तो हाई डक्टाइल होता है, हाई डक्टाइल ये प्रॉपर्टी है। हाई डक्टाइल का मतलब होता है कि इसकी जो है काफ़ी थिन वायर बनाई जा सकती हैं और काफ़ी लेंथी बनाई जा सकती हैं, और मेलेबल होता है, हाई मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब होता है इसकी सीट्स, इसको हैमरिंग करके इसकी सीट्स बनाई जा सकती हैं बहुत पतली पतली थिन, इसलिए ये दो प्रॉपर्टी की वजह से इसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। सेकेंड पार्ट, नेम टू मेटल्स विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो दो मेटल्स आपको क्या लिख देना है, एक तो सिल्वर लिख देना है और दूसरा कॉपर। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, सिल्वर तो काफ़ी कॉस्टली होता है कॉपर के
कुकवेयर में इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए। थर्ड पार्ट, नेम टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम। तो थर्ड वाले का आंसर है गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम, ये दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो पाम में रखे मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। बी वाला है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एटॉमिक नंबर्स ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर 20 एंड 8। तो बी वाला पार्ट का आंसर होगा, हमें कैल्शियम का दे रखा है एटॉमिक नंबर 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8, आउटर मोस्ट में 2 होंगे। और ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6, आउटर मोस्ट में 6 होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो लॉस करके क्या बनाएगा, कैल्शियम का आयन बनाएगा पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और बना देगा ऑक्सीजन -2 आयन। अब ये दोनों आयन स्टक टुगेदर हो जाएंगे और क्या होगा, स्टक टुगेदर होके ये बन गया आपका क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये फॉर्मेशन हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कैल्शियम ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8, तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे 2। और ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6। सेकेंड वाला, गिव 2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को मिलके क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, 2 प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि मेटल का कोई भी ऑक्साइड है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। एक तो बेसिक इन नेचर होगा। सेकंड क्या है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसलिए क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। थर्ड, शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसा दिखाना है कि मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो क्या बना देगा ये, Mg -2 आयन, नहीं +2 आयन, और क्या है 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करके। और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना देगा O -2 आयन। इस प्रकार दोनों स्टक टुगेदर हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों स्टक टुगेदर हो जाएंगे, Mg +2 और O -2, और बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके फॉर्मेशन ऐसे होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एन और ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेसेंस। Name the type of ore with one example. What steps will be required to obtain metal from enriched ore? Also write the chemical equations for the reactions involved in this process. तो इसका आंसर होगा, an ore on treatment with dilute hydrochloric acid produces brisk effervescence. तो brisk effervescence किसी केमिकल रिएक्शन में किसकी होती है, किस गैस का एमिशन होता है,
जो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ में एमिशन होता है जिसका, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपको आइडिया लेना चाहिए, जहाँ भी ब्रिस्क एफरवेसेंस लिखा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरल तौर पे इसी का एमिशन होता है ऐसे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है ये। और अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही तो इसका मतलब उस और में जो होगा वो कार्बोनेट होना चाहिए, कोई मेटल कार्बोनेट होना चाहिए उसको। तो और क्या है, तो गैस कहाँ से करा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, तो और क्या हो सकता है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जनरल तौर पे कौन कौन से होते हैं, एक तो जिंक कार्बोनेट जिसको कैलामाइन कहा जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है। तो ये दो और हैं। इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं, जिंक कार्बोनेट का दे देते हैं हम एग्जाम्पल। व्हाट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम एनरिच्ड और। तो क्या करते हैं, जिंक कार्बोनेट से जिंक को कैसे निकाला जाता है, जिंक कार्बोनेट को एक प्रोसेस के द्वारा, यानी इसको हीट किया जाता है, इसको हीट करेंगे इन अब्सेंस ऑफ एयर, इन अब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब क्या है, जिंक ऑक्साइड जो है इससे हमें जिंक निकालना है, जिंक एक्सट्रैक्ट करेंगे जिंक ऑक्साइड से, इसको कोक के साथ हीट किया जाता है। इन अब्सेंस ऑफ एयर हीट अगर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। अगर किसी चीज को बगैर एयर के, बगैर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। जिंक ऑक्साइड और कोक है, ये कोक माने प्योर कार्बन, और इसकी प्रेजेंस में हीट किया जाता है जब, तो ये क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है कोक। तो ये क्या बनेगा, Zn हमारा यहाँ फ्री हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एमिशन होगा। तो इस प्रकार से हमें प्योर जिंक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर कोक के साथ किसी चीज को मेल्ट किया जाता है इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्मेल्टिंग। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे एक्स है ये। Carbonate of a metal X is abundant in earth crust and its hydroxide is used in whitewashing. Identify metal X. तो फर्स्ट का आंसर होगा कार्बोनेट ऑफ मेटल एक्स इज एबेंडेंट इन अर्थ। तो जिंक कार्बोनेट हो सकता है, कार्बोनेट की जहाँ तक बात है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि इसका हाइड्रोक्साइड वाइट वाश के इस्तेमाल के लिए होता है। तो क्या होना चाहिए, इसको कैल्शियम, मेटल का नाम क्या होना चाहिए, कैल्शियम। और इसका जो कार्बोनेट है वो क्या है, इसका कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट। और अर्थ क्रस्ट में ये क्या पाया जाता है, एबेंडेंटली पाया जाता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। और पहले वाले पार्ट में तो आपको ये आइडेंटिफाई करना था, कैल्शियम हो गया। सेकेंड वाला क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड। तो इसको ऑक्साइड कैसे किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaCO3 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे इन अब्सेंस ऑफ एयर, जिसको कैल्सिनेशन बोला जाता है।
तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो ये तरीका है इसका। नेम द प्रोसेस एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो प्रोसेस का नाम क्या है, कैल्सिनेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हीट करेंगे, फर्स्ट वाला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को हीट करके क्या मिलेगा, Hg मिलेगा, यानी मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। सेकेंड, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब Cu2O और क्यूप्रस सल्फाइड, दोनों को हीट करके क्या मिलेगा हमें, दोनों को हीट करके मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ सल्फर है, तो रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी। अब यहाँ पे कॉपर है तो ये बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सल्फर डाई ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए क्या गया है, वो यहाँ RHS में O के 2 हैं एटम, तो यहाँ 2 रख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 कॉपर के हो गए, 2 इधर 6, तो यहाँ 6 रख लेते हैं। तो ये बैलेंस होगी केमिकल रिएक्शन। थर्ड में पूछ रहा है एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर दी जाती है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। तो क्या बनेगा, एक तो Al2O3 बनेगा और मैग्नीज यहाँ फ्री हो जाएगा। तो बैलेंस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन, Al2 और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 रख लेते हैं और यहाँ 2 रख लेते हैं। 3 2 जा 6 और यहाँ 3 हो गया, और एल्यूमिनियम का क्या है 4 रख लेते हैं इधर। तो बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम। तो फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3 और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, यहाँ भी Al2O3 बनेगा और आयरन क्या हो जाएगा फ्री। बैलेंस कर लेते हैं, तो O3 है, यहाँ पे 2 रख लेते हैं और इधर 2, तो बैलेंस हो गया Al2O3। अब है फिफ्थ पार्ट, जिंक कार्बोनेट अंडरगोज कैल्सिनेशन। तो जिंक कार्बोनेट है, अगर इसको हीट किया जाए, कैल्सिनेशन का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीट करना इन एब्सेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन बोलते हैं इसको। तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। बैलेंस करना आपको, तो ये बैलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है और 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले कि इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर।
और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं नॉन मेटल्स के, और एसिडिक इन नेचर। दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को, लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ये क्या करता है गेन इलेक्ट्रॉन्स। और क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या बनाता है, रिएक्ट्स विद एसिड, react with acid and release H2 gas। यहाँ लिखेंगे does not react with acid। अगला पार्ट है क्वेश्चन का बी, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, मोस्ट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड है द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड Fe2O3 with heated aluminium is used to join cracked machine parts। तो यहाँ पर जो है ये जो रिएक्शन होती है आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, और इसको इग्नाइट किया जाता है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको हीट दी जाती है, उसके बाद एक्सेस हीट निकलती है, एक्सेस हीट यानी Al2O3, और आयरन क्या हो जाता है फ्री होता है। तो ये मोल्टन स्टेज में पाया जाता है, मोल्टन स्टेज। तो आयरन मोल्टन स्टेज में होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है सल्फर के फॉर्म में। ये मोल्टन स्टेज में जो आयरन होता है ये क्या होता है, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है सल्फर के तौर पे सेटल डाउन होता है बॉटम में। तो इस प्रकार से मोल्टन स्टेज में आयरन को सेपरेट किया जा सकता है और इसको यूज़ किया जाता है जो क्रैक्ड होते हैं मशीन्स पार्ट्स में, तो उनको ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सेस, क्योंकि मेटल का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसीलिए इसको थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है।